नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी बेसिक चीज़ें और डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ा था। अब हम आज के जो हमारा सेशन है उससे शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक्स, विच इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई। बेसिक चीज़ें इसकी भी जानते हैं कि क्या है। तो डिमांड एंड सप्लाई आर टू फंडामेंटल फोर्सेस दैट ड्राइव द मार्केट इकोनॉमी। तो डिमांड एंड सप्लाई दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं जो आपके पूरे मार्केट इकोनॉमी को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं वो अभी हम देखेंगे, अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो डिमांड क्या है। तो डिमांड वो गुड्स की क्वांटिटी या सर्विसेज की क्वांटिटी को रेफ़र करता है जो कोई कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे आप कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लो, आप राइस का एग्ज़ाम्पल ले लो। तो राइस इंसान या कोई कंज्यूमर कितना ख़रीदना चाह रहा है, इसकी प्राइसेस में क्या वेरिएशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, सप्लाई की बात करें तो सप्लाई रेफ़र करती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितना राइस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए डिफरेंट प्राइजेस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। अगर अभी कुछ कन्फ्यूजन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे डिमांड और सप्लाई को। तो अगर हम डिमांड और सप्लाई दोनों को मिला लें तो ये मार्केट की प्राइस को डिटरमाइन करेंगे और साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी। अब देखो व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या है, अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। डिमांड क्या है? डिमांड इज़ द डिज़ायर बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ कमोडिटी। यानी किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ख़रीदने के लिए आपकी कितनी इच्छा है और आप उसके लिए कितना पैसे दे सकते हैं, इसको हम डिमांड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तूर दाल या कोई भी नॉर्मल हमारे पास दाल है, ठीक है। अब इस दाल को ख़रीदना, दाल क्या है, आपको चाहिए ही डेली के लिए, तो आप इस दाल को ख़रीदने की कितनी इच्छा है आपकी और साथ ही साथ आप कितना पे कर सकते हैं इसके लिए, इसी को क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। तो डिमांड किसकी है? डिमांड होती है हमेशा कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं कंजम्पशन के लिए। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा? डिमांड हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। ठीक, तो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की और उसके लिए वो कुछ प्राइस पे करता है, राइट। चलो अब हम की एलिमेंट्स देखते हैं। डिमांड के की एलिमेंट्स क्या हैं? तो डिज़ायर फॉर अ प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, कितना ज़्यादा लेना चाहते हैं। पहली बात तो ये, जैसे अगर हम दाल की बात करें तो दाल आपको चाहिए ही, क्योंकि अगर हम इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करें तो प्रोटीन डेफिशिएंट हमारा जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट होता है। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ दाल से मिलता है और दाल एक हमारा स्टेपल फूड है, तो हमें तो वो चाहिए ही। तो डिज़ायर फॉर अ प्रोडक्ट इस दाल के लिए अगर हम डिज़ायर की बात करें तो बहुत है। एबिलिटी टू पे या परचेजिंग पावर, आप दाल खरीद सकते हैं या नहीं, यानी आपके पास इतनी इनकम है कि आप दाल खरीद लें या नहीं, ये भी एक चीज़ है। अगर किसी के पास दाल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और किसी की इनकम कम है अभी भी, तो वो कैसे दाल खरीदेगा? तो ये क्या होता है, एबिलिटी टू पे, या जिसको आप परचेजिंग पावर भी कहते हैं। और विलिंगनेस टू पे, पहली बात तो एबिलिटी कि आपके पास इतने पैसे हैं या नहीं पे करने के लिए, और दूसरी चीज़ आती है क्या, विलिंगनेस, कि आप चाहते भी हैं या नहीं उस चीज़ के लिए पे करने के लिए। आपके पास पैसे तो हैं सफिशिएंट, लेकिन आपको चाहिए या नहीं वो,
आप इतने पैसे उसके लिए पे करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए या नहीं, ये क्या हो जाता है, विलिंगनेस। ठीक, अब देखो एक डिफरेंस होता है डिमांड और वांट में। डिमांड क्या होती है, डिमांड आपकी परचेजिंग पावर को इन्वॉल्व करती है कि आप खरीद सकते हैं या नहीं, जबकि वांट क्या है, वांट इज़ जस्ट अ डिज़ायर। सिंपल, डिमांड इज़, जैसे दाल खरीदना इज़ डिमांड, लेकिन डिज़ायर क्या है कि हम मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाए, तो दैट इज़ डिज़ायर। अगला क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। डिमांड हमने समझ लिया क्या होता है, डिमांड कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है कि आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितना पे कर सकते हैं या कितनी इच्छा है आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो बाकी कोई भी जो चीज़ें हैं वो बदल नहीं रही हैं, मतलब प्राइजेस नहीं बढ़ रही, सॉरी, आपकी इनकम नहीं बदल रही है। आप अगर दाल की हम बात करें तो आपकी इनकम सेम है जितना आप पहले अर्न करते थे दाल खरीदने के लिए, और आपको दाल ही चाहिए, आपका प्रेफरेंस है दाल, और साथ ही साथ आपका स्टेपल फूड है दाल। तो ये सारी चीज़ें नहीं बदल रही हैं, आप सेम डेमोग्राफी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है आप अभी इंडिया में थे बाद में यूएसए में चले गए, वो बाकी चीज़ें सेम है, बाकी चीज़ें नहीं बदल रही हैं। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, किसी गुड की क्वांटिटी की जो डिमांड थी वो गिर जाती है, फॉल्स व्हेन द प्राइजेस ऑफ द गुड्स राइजेस, जब उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, एंड वाइस से वर्सा, और इसका ऑपोजिट। क्या मतलब है, दाल का एग्जांपल लिया है हमने तो इसे समझते हैं कि अभी दाल की प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, एग्जांपल है, सपोज करो कि अभी दाल की प्राइस 100 रुपये है, तो आप 5 किलो दाल खरीदते हो, दाल की प्राइस बढ़ के 200 रुपये हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, 5 किलो, अगर आपके पास इनकम बढ़ गई है, आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो आप इसको अभी भी 5 किलो ही खरीदोगे, लेकिन हमने क्या बोला, बाकी चीज़ें सेम है, यानी इनकम आपकी उतनी ही है। तो अब आप जो 500 रुपये खर्च करते थे, आप अभी भी चाहोगे कि आपके 500 रुपये ही खर्च हों, तो आप 2.5 किलो ही दाल खरीदोगे आप। तो ये देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ये लिखा हुआ है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है, प्राइस ऑफ द गुड राइजेस, डिमांड फॉल्स, डिमांड कम हो जाती है, ठीक। और इसका उल्टा होता है कि अभी अगर आपको 100 रुपये की दाल मिल रही थी, या यही एग्जांपल देख लो, 200 रुपये से वापस 100 रुपये पे आ गई दाल, तो अब आप वापस 5 किलो खरीदने लग जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जैसे ही कम हुई डिमांड बढ़ गई, तो वाइस वर्सा यही है कि जैसे ही प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ देखो, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे ही प्राइस घट रही है डिमांड बढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे अजम्पशन हमने क्या लिया है, क्या चीज़ें इक्वल की है कि कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं हो रहे हैं, और किसी के टेस्ट और प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए डिमांड कर्व की बात करते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, इसी को डिमांड कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे प्राइस, यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा थी, इस पॉइंट पे प्राइस ज़्यादा है, तो डिमांड क्या है, कम है। जैसे जैसे प्राइस घट रही है, यहाँ देखो प्राइस थोड़ी कम हुई, डिमांड पहले से थोड़ा बढ़ गया। इस पॉइंट पे देखो प्राइस और कम हो गया, डिमांड और बढ़ गया, और इस पॉइंट पे आप देखिए तो प्राइस बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो यही क्या है, डिमांड कर्व है। रीजंस क्या है, पहला चीज़ इज़ इनकम इफेक्ट, कि जब प्राइस गिरती है तो रियल इनकम इंक्रीज़ होता है। मतलब अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये की ख़रीद रहे थे, उसकी तो आप कितना पे कर रहे थे, 100 रुपये पे कर रहे थे, आपके इनकम से 100 रुपये जा रहा था, लेकिन अभी 80 रुपये की वो चीज़ मिल रही है, तो आपके पास 20 रुपये बच रहे हैं। तो
तो ये 20 रुपये क्या हो गए आपके, सेव हो गए। तो यही रियल इनकम बन गया। तो जैसे ही प्राइस गिरती है रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाता है और कंज्यूमर्स और ख़रीदने की कोशिश करता है। तो अब आप ये 20 रुपये और इसमें लगा के इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा ख़रीद सकते हो, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या है, तो जब प्राइस गिरता है तो जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली चीप हो जाएंगी, जो आपकी गुड्स हैं वो चीप हो जाएंगी अपने अदर सब्स्टिट्यूट से। तो इनका ही डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे अगर आप तूर दाल, पता नहीं क्यों मैं दाल का एग्जांपल ले रही हूँ लेकिन समझ लो, और मूंग दाल, 2 दाल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दोनों की प्राइसेस अभी 100 रुपये है, ठीक। और आप दोनों 2-2 किलो ख़रीद रहे हो, 2 किलो तूर दाल, 2 किलो मूंग दाल। अब तूर दाल की प्राइस जो है वो घट के कितनी हो गई है, 50 रुपये हो गई है। तो आप क्या करोगे अब आप ये जो तूर दाल है ना वो ज़्यादा ख़रीद लोगे, 4 किलो ख़रीद लोगे। अभी दोनों की प्राइसेस सेम थी तो आप दोनों ख़रीद रहे थे, लेकिन इसकी प्राइस जैसे ही घट गई इसका डिमांड बढ़ जाएगा और आप इसको ज़्यादा ख़रीद लोगे। लेकिन इसके प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर ये भी घटता तो फिर दोनों बराबर हो जाते, दोनों आप ज़्यादा ख़रीद लेते, लेकिन इसके प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आप ये क्या करोगे, ज़्यादा ख़रीद लोगे तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ये क्या है, तूर दाल मूंग दाल का सब्स्टिट्यूट है कि अगर ये नहीं मिल रहा तो ये ले लेते हैं, ये नहीं मिल रहा तो ये ले लेते हैं, ठीक। ये जस्ट एग्जांपल है, किसी के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया। जैसे चाय और कॉफ़ी को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कहते हैं। देखो कि आपकी चाय है, चाय की प्राइस कम हो गई तो अब आप, और कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, तो पहले आप चाय और कॉफ़ी दोनों लेते थे, तो अब चाय आप ज़्यादा लेना शुरू कर दोगे क्योंकि ये इसकी प्राइस जो है वो घट गई है और कॉफ़ी की प्राइस नहीं घटी, तो आप चाय ही पीने लग जाओगे। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब कोई है जिसके पास बहुत पैसे हैं तो वो क्या करेगा, वो कॉफ़ी ही पिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से, ठीक। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हर एक एडिशनल यूनिट, जैसे ही आप एक और एडिशनल यूनिट खरीदते हो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या करता है, और ख़रीदेगा अगर प्राइस कम है। जैसे अगर आप अभी तक 2 किलो ख़रीद रहे थे 100 रुपये के हिसाब से, तो इसकी प्राइस कम हो गई, 50 रुपये हो गई, तो अब आप और ज़्यादा ख़रीद रहे हो, ठीक। तो इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फैक्टर्स क्या है जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, तो पहली चीज़ क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स, कि जो आप ख़रीद रहे हो चीज़ उसकी प्राइस क्या है। तो ये तो हमने देखा है इन्वर्स रिलेशनशिप है होता है इसमें, अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम और अगर प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इनमें। कंज्यूमर की इनकम पर भी डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मल प्राइस पे आपके गुड्स मिलते हैं, तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस होता है कि इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं ना वो चीपर होते हैं, तो जिनकी इनकम कम है वो नॉर्मल गुड्स की जगह इन्फीरियर गुड लेना पसंद करते हैं क्योंकि इनकम कम है और वो चीपर रेट में मिल जाते हैं, ठीक। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब भाई पहले अगर कोई 2 किलो दाल ख़रीदता था लेकिन उसको ज़रूरत ज़्यादा की थी, तो अब वो क्या कर रहा है, उसकी जैसे इनकम बढ़ी अब वो 2 की जगह 3 किलो दाल ख़रीदने लग रहा है। तो क्या हुआ, इनकम के साथ डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, चीपर गुड्स होते हैं। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप इन्फीरियर गुड नहीं खरीदोगे, इनकी डिमांड कम हो जाएगी, आप नॉर्मल गुड्स खरीदने चले जाओगे, ठीक। क्योंकि अब आपके पास पैसे हैं, अब आप नॉर्मल गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के लिए तो इनकम के साथ डिमांड बढ़ती है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के लिए इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ये बात याद रखना। अब रिलेटेड गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह आप जब दूसरा यूज़ कर लो, जैसे टी और कॉफ़ी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं कि अगर आपको टी नहीं मिल रही तो आप कॉफ़ी पी लो, और अगर आपको कॉफ़ी नहीं मिल रही तो आप टी पी लो, ठीक। तो अगर चाय की कीमत बढ़ गई अचानक से तो लोग क्या करेंगे कि चाय को छोड़ के कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो
अगर आपने एक चीज़ ली तो आपको दूसरे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों एक दूसरे को पूरी करेंगी। जैसे कार और पेट्रोल, अगर आपने कार ली है तो आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड ऑफ कार्स भी कम हो जाती है, सिंपल। और भी चीज़ें हैं जैसे टेस्ट इज़ और प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसिंग्स, की फ्यूचर में प्राइस घट रही है, बढ़ रही है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ शायद आगे चल के प्राइस कम होने वाली है और कम होने वाली है, तो आप नहीं खरीदोगे, तो डिमांड नहीं बढ़ती है। और पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स। अब बात करते हैं सप्लाई की, कि सप्लाई क्या है। डिमांड हमने देख लिया कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होती है, सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहा है वही तो सप्लाई करेगा, सिंपल। तो सप्लाई refers to the quantity of goods or services that producer are willing to offer, जो प्रोड्यूसर ऑफ़र करने चाहता है at different prices during a certain period, right? इसके की एलिमेंट्स क्या है? पहला इज़ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, दूसरा इज़ प्राइस लेवल एंड थर्ड इज़ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। तो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीज़ों को हम छोड़ दें, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। किसमें? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनपुट प्राइस में कोई, इनपुट प्राइस का मतलब जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उनके इनपुट प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स, जो क्वांटिटी है गुड्स की, वो इंक्रीज़ होगी व्हेन इट्स प्राइस राइजेज, जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, एंड डिक्रीज़ होगी जब उसकी प्राइस घट जाएगी। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक, अभी प्रोड्यूसर उसको 20 रुपये में बेच रहा है, ठीक। अब इसकी कीमत बढ़ के 30 रुपये हो गई है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये उसको ज़्यादा बेचना चाहेगा, क्योंकि पहले 20 में बेच रहा था। मान लो 20 में बेचने पे इसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और 30 पे बेचेगा तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अब इसकी प्राइस 20 रुपये से 10 रुपये हो गई, पहले 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब 5 ही का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि प्रॉफिट ही कम हो गया उसका। तो जैसे प्राइस घटेगी सप्लाई भी घट जाएगी। तो यही है लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई कर्व क्या होता है, यहाँ देखो, जब प्राइस कम थी तो सप्लाई भी कम हो रही थी। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, जैसे इस पॉइंट पे प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई। यहाँ देखो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यही होता है आपका सप्लाई कर्व। इसका स्लोप होता है अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्या रीजंस है, प्रॉफिट मोटिव। अभी जो हमने देखा कि ज़्यादा प्राइस रहेगी तो उसको हायर प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक। और साथ ही साथ जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो कॉस्ट जो है वो भी पर यूनिट इंक्रीज़ हो सकता है। इसीलिए आपको, अभी हमने ये देखा, देखो दोनों ऑपोजिट है, कि अभी क्योंकि प्राइस बढ़ रही थी किसी क्वांटिटी की, इसलिए वो ज़्यादा सप्लाई कर रहा था। अब वो ज़्यादा सप्लाई करने लगा है तो उसका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो इसकी वजह से उसने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। तो इसको कहते हैं राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट, सिंपल। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो है प्राइस ऑफ द गुड। अभी हमने देखा है कि अगर गुड की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल्स, तो अगर इनका कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा तो सप्लाई घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। या आप पैसे ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं अब आपको, तो अब आप कम चीज़ें प्रोड्यूस कर पाओगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दी तो सप्लाई घट जाएगी, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे टैक्सेस में। और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी, सब्सिडी मतलब कुछ पैसे गवर्नमेंट पे करेगी अब उस पर्टिकुलर गुड के लिए या कमोडिटी के लिए। तो जब गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है तो आपके पास पैसे बच जा रहे हैं, तो अब आप उन पैसों को भी सप्लाई में डाल दोगे तो वो सप्लाई आपकी और बढ़ जाएगी। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अगर किसी सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो ओरिजिनल गुड की प्राइस जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, ठीक।
और क्या चीज़ें हैं, वेदर कंडीशन भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है तो उस पर वेदर का भी बहुत महत्व होता है। बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश अच्छी हुई तो आप ज़्यादा सप्लाई दे पाओगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, आपकी फ़सल ही ख़राब हो गई, या बारिश बहुत कम हो गई, आपकी सूखा पड़ गया तो फसल ही नहीं उग पाई, तो उस कंडीशन में सप्लाई कम हो जाएगी। और फ्यूचर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन जो हमने पीछे देखा था। अब हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक हो जाए, ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, उसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में ही एक इक्विलिब्रियम प्राइस आता है। इक्विलिब्रियम प्राइस को आप मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो ये मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, मतलब इस प्राइस पे जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो इसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। और इसी मार्केट प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज़ आपने बेची या खरीदी, इसी प्राइस पे, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। दो सिचुएशंस हो सकते हैं, पहले एक्सेस डिमांड के, दूसरा एक्सेस सप्लाई के। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गई है। अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि किसी चीज़, कोई चीज़ आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन इसकी डिमांड क्या हो गई है कि आप बना रहे हैं 10, लेकिन लोगों को कितनी चाहिए, 20 चाहिए। ठीक, तो आपने अब क्या किया, इसकी प्राइस ही बढ़ा दी, तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ऑब्वियसली सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे। तो ये होता है एक्सेस डिमांड। और एक्सेस सप्लाई मतलब अब आपने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया है लेकिन डिमांड उसकी उतनी है नहीं, तो अचानक से प्राइस गिर जाएगी। ठीक, कि बहुत कम प्राइस में है तो लोग ज़्यादा खरीदने लग जाए। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका? प्राइसेस को डिटरमाइन करती है, अभी हमने देखा। रिसोर्स एलोकेशन में गाइड करती है, बिजनेस डिसीजन में हेल्प करती है, और मार्केट इकोनॉमी के बेसिस बनाने में मदद करती है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला क्या है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी दिखाई जाती है कि उसका डिमांड डिफरेंट प्राइजेस पे क्या क्या है, तो इसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल भी टेबल ही होता है जो अब अभी डिमांड दिखा रहा था, लेकिन वो अब सप्लाई दिखाएगा कि डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हुई, उसको हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस चेंजेस, कि प्राइस चेंज के साथ किस तरीके से आपकी डिमांड बदल रही है, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऐसा मार्केट कंडीशन जहाँ पे डिमांड और सप्लाई यही सिर्फ और सिर्फ यही प्राइजेस को डिटरमाइन करे, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली मतलब होता है कि कोई एक ही सेलर है जो पूरा सप्लाई और प्राइस पे कंट्रोल करता है, इसको हम कहते हैं मोनोपोली। तो कंक्लूजन क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई आर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट ऑपरेशंस, अभी हमने देखा ही डिटेल में। और अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।